वेलकम बैक बच्चों। आइए जरा फिर से स्वागत आप लोगों का हम करते हैं अपने YouTube चैनल के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग आज 6वां टेस्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन जो पहला पूछा गया है, अब हम वहां तक दूर तक जाएंगे, उससे अच्छा हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, हम इसी से पढ़ ले रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ओके, कह रहे हैं x ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू वाटर इन ए बीकर विद लिड। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड फ्रॉम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं which out of the following plots is best suitable for the change in the molarity of the solution with respect to temperature। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि कंसीडर द solubility of NaCl remains unchanged over the temperature range। अब जरा समझिए आप, अगर आप बहुत ध्यान से आप समझें, देखिए थोड़ा सा इसको बेटा हम बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आपको पूरा ग्राफ दिखे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब ग्राफ दिखे इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है, आप समझिए जरा ध्यान से भाई। इसका पहले कलर बना लें, जरा 2 नंबर पे कर लें, इसका भी कलर मेंटेन कर लें जरा, ठीक, और इसका भी कर लें कलर, हालांकि कलर सब सेट ही है। चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो मोलरिटी जो होता है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मोल हम कांस्टेंट कर दें तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम के। क्लियर बात, वॉल्यूम के। और जो टेम्परेचर होता है वो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी, ये कन्फर्म है। अब जरा ध्यान से ग्राफ देखिए आप, इसमें चारों में अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा, जरा इसको समझें। देखें इसमें क्या हो रहा है, पहले मोलरिटी हमारी घट रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फिर बढ़ रही है। यहां देखिए मोलरिटी पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यहां मोलरिटी टेम्परेचर में स्टेट करवा रहा है, जो कि स्लोप बढ़ता हुआ है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्लोप डाउन साइड में है। अब अगर आप इन चारों ग्राफ में देखें तो टेम्परेचर हमारा 0 से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग है। सबको ये बात पता है कि जब हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन बनाया गया है NaCl को जो हम डिजॉल्व किए हैं वो किस में डालें बेटा, पानी में डाले हैं। ओके, और पानी का जो वॉल्यूम होता है 1 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम देखें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी मतलब कहने क्या है कि जैसे जैसे हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाते हैं वॉल्यूम हमारा घटता जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर वॉल्यूम घटेगा तो हमारा मोलरिटी क्या होगी, बढ़ रही होगी। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम घट रहा है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर सिर्फ पानी के केस में देखने को मिलता है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एबनॉर्मल बिहेवियर जो वाटर का होता है। तो वॉल्यूम अगर घट रहा है तो देखिए मोलरिटी क्या हो रही होगी बेटा, ये देखिए मोलरिटी जो है ये देखिए बढ़ रही होगी, ये देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मोलरिटी कितनी रही होगी, मैक्सिमम।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या था? मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम, मोलरिटी बढ़ी। उसके बाद फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, और जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो मोलरिटी क्या होती जाएगी बेटा? ये घटती चली जाएगी। तो इन चारों में अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपका कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ग्राफ करेक्ट होगा। स्पष्ट हुई बातें? आइए दूसरे सवाल पर जरा हम लोग आते हैं। अब दूसरे सवाल को जरा पढ़िए। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। सवाल आगे लिखा हुआ, हम यहां क्वेश्चन पेपर से आपके पढ़ रहे हैं। कह रहे हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। एटॉमिक मास दे दिए हैं आयरन का 56 यूनिट होता है, 56 यूनिट 5 मास होता है, और Na दे दिए हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। तो अब जरा ध्यान से आप सवाल देखें। यहां पर हमें दिए हैं कि हीमोग्लोबिन में 0.34% आयरन है, ठीक है, और इसका मास कितना हम लेके चल रहे हैं? हीमोग्लोबिन का 3.3 ग्राम लेकर के चल रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल को जब आप लगाओगे तो यहां पर होगा क्या? 0.34% का मतलब क्या हुआ? 0.34% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम में 0.34 ग्राम क्या है? आयरन है। तो सिंस 100 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34 ग्राम आयरन, इसलिए कितना ग्राम हम लेकर के चल रहे हैं? 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स। तो 0.34 अपॉन 100 इंटू 3.3, ये निकल करके आएगा 0.00112, इतना ग्राम आएगा। अगर आप इसी को पावर में कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा 1.2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1.2 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। ध्यान से देखें, ये जो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम निकल करके आया है, ये आयरन का मास निकल करके आया है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप नंबर में कन्वर्ट करोगे बेटा, तो सबको पता होता है कि n इक्वल टू n डैश अपान क्या होता है? Na। तो नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? n इंटू Na के, और n मास अपान मोलर मास, ये हुआ मास अपान मोलर मास। कितना हुआ भैया इसका? 56। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट निकल करके आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 20। 1.2 इंटू 10 की पावर 20। चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको देखने में आसान लग रहा है पर मुश्किल लग रहा होगा, सवाल बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखें जरा भैया, तीसरा सवाल। कह रहे हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्लियर? पहले तो आप ये जान लें कि यह है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका स्ट्रक्चर जब आपको पढ़ाया जा रहा था बेटा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बताया गया था और वहां बनवाया भी गया था। यह है कॉपर, ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, तीसरा H2O मॉलिक्यूल, चौथा H2O मॉलिक्यूल, ये सब लोन पेयर दे रहे होंगे। इसके बाहर सल्फर लगा हुआ है, ठीक है, सबको ये बात पता है। सल्फेट आयन बाहर लगे हैं, ये सल्फेट आयन है, और इसी के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल देखिए, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि वाटर मॉलिक्यूल
कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, या सवाल पूछा जाता कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तब आप बताते कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हैं। तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है ना बेटा, और 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है कॉपर के साथ। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओनली 1, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? आइए चौथे सवाल की तरफ हम लोग चलें। सवाल लिखा हम यहां से पढ़ रहे हैं भैया। चौथा क्वेश्चन कह रहे डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 60। कोई कंपाउंड है, कितना लिया गया भैया? 120 ग्राम। वो वेट दे रहे हैं सॉल्यूट का 120 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रहे हैं कितना? 60। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रहे हैं भैया? 1000 ग्राम। स्पष्ट? अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड, मेजर किया जाता है if all volume are measured, all volume are measured, कहां पे सवाल है भैया? 4 नंबर, हाँ ठीक। डिजॉल्व में 120 ग्राम ऑफ कंपाउंड 60 मॉलिक्यूलर वेट है, 1000 ग्राम वाटर में इसको डाला जा रहा है। अच्छा, डेंसिटी इसकी दे दी है 1.12 ग्राम, डेंसिटी दे दी 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है। द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या निकालना भैया? मोलरिटी निकालना है। स्पष्ट? अब जरा ध्यान दें इधर भैया। मोलरिटी इक्वल टू होता है फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें होगा भाई? ml में। किसमें होगा वॉल्यूम? ml में, ठीक है। हमको यहां पर अगर ध्यान से देखें तो W1 दिया गया है कितना? 120 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना इसका है? 60 ग्राम, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू हो जाएगा भैया 1000 अपान, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम चाहिए बेटा, वॉल्यूम, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मास अपान डेंसिटी। मास कितना दिया गया है? ये देखना, सॉल्यूशन का मास अपान सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको चाहिए। और सॉल्यूशन का मास जब आप निकालोगे बेटा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये होगा W1 प्लस W2। W1 कितना दिया गया है? 120, और ये कितना दिया गया है? 1000। ये कितना हो जाएगा? 1120 ग्राम सॉल्यूशन का वेट। यही वेट ले आकर के हमें ये यहां पुट करना है। क्लियर? ये हो जाएगा मास इसका 1120, और डेंसिटी कितनी दिए हैं? 1.12। ये निकल के आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 ml। तो हम यहां पे ले आके देखिए वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। 1000 रखे वॉल्यूम इसका। अब जरा देखना ध्यान से, 1000 क्या हो गया? कैंसिल। 60 को 2 बार ले जाएंगे। मोलरिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 मोल पर लीटर। स्पष्ट? आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई। इसमें जो क्वेश्चन दे रहे हैं छठवां नहीं, 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं 5 लीटर ऑफ एन एल्केन, ठीक है, रिक्वायर 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन इफ ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्चुअली हम इसको पहले वाले क्वेश्चन में गलती से पढ़ गए थे। मेजर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द एल्केन इज। अब जरा ध्यान दें,
CnH2n+2, यही तो एल्केन होता है। और यहां लिया गया O2, बनाया क्या? CO2, और क्या बनाया? वाटर। जब आप कंबस्शन कराओगे एल्केन का तो CO2 और वाटर में कन्वर्ट होगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबस्शन कराते हैं तो एटलीस्ट अगर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के वो बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। क्लियर? अब जरा ध्यान दें, यहां कितने कार्बन है? N, यहां हम N से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2n+2, इसका आधा n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां O2 कितना होगा? ये होगा n+n+1/2, तो 2n+1 हो जाएगा 3n+1/2 हो जाएगा। यहां पर 3n+1/2, ये O2 इतना यूज हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो हम वैल्यू रखते हैं ये वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है O2 देखिए ये n के बराबर होगा, और प्लस जो वाटर वाले में ऑक्सीजन होता है ये n+1, इसका आधा लिया जाता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, इसको जोड़ोगे तो 2 और +1, 3n+1/2, इतना इसका कोफिशिएंट निकल करके आएगा। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इसका एक वॉल्यूम इसके 3n+1/2 वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा, इसका n वॉल्यूम बनेगा। अगर ये लिक्विड है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, और अगर गैस होगा तो हम इसको गैस को कंसीडर करेंगे। अब जरा ध्यान दें भैया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 1 वॉल्यूम अपॉन 3n+1/2 वॉल्यूम। अब यहां से हम करेंगे क्या? वॉल्यूम क्या कर देंगे? कैंसिल, और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। हमने आपको फार्मूला लिखवाया था जब पढ़ा रहे थे हम आपको मोल वाला चैप्टर, तो यही फार्मूला हम आपको लिखवाए थे, कहते बेटा इसको लर्न कर रहिएगा। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो आपको इतने कैलकुलेशन से बच जाना होगा, और अगर आप नहीं याद रखेंगे तो ये कैलकुलेशन से आपको गुजरना पड़ेगा बेटा। ओके, अब जरा ध्यान दें, इधर यहां पर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दिए हैं? 5 लीटर, और ये कितना दिए हैं? 25 लीटर। ये हो जाएगा 2/3n+1। ठीक है, 5 को काट दीजिए, 5 बार जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3n+1 इक्वल टू 10, 3n इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। स्पष्ट? अगर n इक्वल टू 3 निकल करके आया तो n इक्वल टू अगर 3 है तो इसको CnH2n+2 में जरा n इक्वल टू 3 रखें तो फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H8। स्पष्ट? C3H8। अगर C3H8 निकल करके आ रहा है इसका मतलब कि कंपाउंड कौन सा होगा हमारा? प्रोपेन होगा। कोई दिक्कत? ये जब हम मोल वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे बेटा, तो मोल वाले चैप्टर में कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ये बताया गया है आपको, ये फार्मूला वहां डायरेक्ट निकलवाया गया है। एल्केन के लिए हमने लिखवाया था, एल्कीन के लिए निकलवाया था, एल्काइन के लिए भी लिखवा दिया था कि भैया डायरेक्ट सवाल इस पर आएंगे, आप इन फार्मूलों को ध्यान में रख लीजिएगा। इसका 2/3n+1 होता है। ऐसे जब एल्काइन का आप निकालेंगे तो 3n वो माइनस में निकल करके आता है, -1 होता है, और अगर एल्कीन का लेके चलेंगे तो 2/3n हो जाता है। तो वहां पे आप देख लीजिएगा, सब पढ़ाया गया है बेटा वहां पर। आइए 6वें क्वेश्चन की तरफ जरा चलें भैया हम लोग। 6वां सवाल देखिए क्या है, ग्राफ आपके सामने देखिए बना हुआ है। ठीक है, ग्राफ। 6वें सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड्स X, Y एंड Z इज शोन बिलो। शोन बिलो सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ भैया, और ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लें क्योंकि वो थोड़ा हमसे दूर है, तो ग्राफ को यहां से हम चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट भी थोड़ा यहां रखे रहे हम लोग, ताकि स्टेटमेंट से ही हमको कोरिलेट करना है सवाल को। सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं X हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू Y। तो किसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये हम उसके वेपर प्रेशर से ज्ञात करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये मान करके चलें एक पॉइंट पर
यहां पर एक पॉइंट पर मान लीजिए हम सबका टेम्परेचर मतलब वेपर प्रेशर सबका कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ऐसे ये लिए ये लिए ये लिए, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो x है, x देखिए 313, अब ये डिग्री में है या केल्विन में है नहीं पता, अगर डिग्री में होगा तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका देखिए प्रेशर 400 निकल करके आ रहा है। अगर आप y को कंसीडर करें तो देखिए y क्या है, 333 से ज्यादा पर आ रहा है, और अगर z को देखें तो 353 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद तब ये 400 mm प्रेशर बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमें z में ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, y में कम हीट करना पड़ रहा है, और x में सबसे कम हीट करना पड़ रहा है वेपर बनाने के लिए या इतना वेपर प्रेशर पर लाने के लिए। तो कम टेम्परेचर देकर के अगर किसी को हम हीट कर रहे हैं और वो उड़ जा रहा है, इसका मतलब उसके मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो अगर आप यहां ऑर्डर बनाएं, ऑर्डर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो सबसे ज्यादा होगा भैया, सबसे कम होगा x का, उससे ज्यादा होगा y का, उससे ज्यादा होगा z का। स्पष्ट। और वैसे भी देखिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर अगर आप देखेंगे जिसका वेपर ज्यादा बन रहा होगा, इसका वेपर ज्यादा बन रहा है, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम या टेम्परेचर कम है। क्लियर बात। तो यहां पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं जो जितना ज्यादा हीट ले रहा होगा वो वेपराइज होने के लिए, इसका मतलब क्या है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जो कम ही हीट पर वेपर बना दे इसका मतलब उसके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा होगा, कम। अब जरा स्टेटमेंट पर आ जाइए भैया, कह रहे हैं x हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू y। ये तो गलत है, x का ज्यादा नहीं है, x का क्या है, y से कम है। कह रहे हैं x हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कंपेयर टू y, तो x जो है y से क्या है, कम है। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है। और स्टेटमेंट देख लें, हो सकता है x से ज्यादा हो। कह रहे हैं z हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैन y, तो z का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो y से क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में हमारा स्टेटमेंट देखिए बी वाला करेक्ट होगा। अब इसमें हमें चार ऑप्शन के, ए और सी करेक्ट है, गलत, बी करेक्ट है, सॉरी ए करेक्ट है, गलत, बी करेक्ट है, हाँ यही बी करेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट बी है यही करेक्ट दिया गया है। स्पष्ट हुई बातें। आइए जरा भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज। तो इसमें सबको ग्राफ बताया गया है भैया, ये बड़ा कॉमन ग्राफ इसका है, बच्चा बच्चा इसको जानता है, पिछले वाले लेक्चर में हम इसको बताए भी थे। पहली बात, यहां पर होता क्या है, जब उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप घटाते जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है। एक पॉइंट जहां पर एनर्जी सबसे मिनिमम होती है वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, मिनिमम होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू किसके होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के। तो इसमें बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन हम इसके पूछे थे और एक्सप्लेन भी किए थे। इसमें बेटा सेकंड वाला ऑप्शन सबको पता है, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ भैया चलें जरा। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डायग्राम आपके सामने दिया है, हम थोड़ा बना लें क्योंकि हमें बनाने में अच्छा लगता है ये डायग्राम। यहां देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब अगर आप ध्यान दें, अगर लोब प्लस प्लस मिलते, पहली चीज तो ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता, ठीक है, और ये बॉन्डिंग का होता क्योंकि बॉन्ड बनते
सेम सेम लोब मिल रहे हैं। यहां पर क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग तो हो रहा है, मतलब बॉन्ड तो पाई के ही बन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या ये प्लस प्लस मिल रहे हैं? नहीं, प्लस और माइनस मिल रहे हैं। ये निगेटिव ओवरलैपिंग को प्रोसीड करेगा, और जो निगेटिव ओवरलैपिंग होंगे वो एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट करते हैं। ये होगा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, या कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स को प्रमोट करेगा। ये सवाल में देखिए, यही तो कह रहे हैं ना 8वें में, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ जरा आ जाएं भाई। 9वां क्वेश्चन देखें। 9वें क्वेश्चन में क्या दिए हैं? कह रहे हैं साहब बताओ, इसमें सवाल पढ़े यहां से। कह रहे इन द डायग्राम स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखें भैया, फिगर को यहां बता दें, गिनिए इसमें। ये है sp, ये है sp, ये है sp। तो sp कार्बन कितने हुए? 3। और sp2 वाले जरा ढूंढिए, sp2 वाले कार्बन कितने हो जाएंगे इसमें भैया? देखिए कौन कौन sp2 है। ये sp2 है, ये sp2 कार्बन हुआ, ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, ये sp2 हुए। तो 1 2 3 4 5 कार्बन sp2 हुआ। क्यों ये sp2 हुए? क्योंकि यहां पर देखिए एक सिग्मा और एक H के साथ सिग्मा लगा होगा। सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को प्रमोट करता। तो यहां पर आप गिनिए 1 2 और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा हुए, लोन पेयर यहां 0 हुआ, तो sp2 यहां पर जो नहीं दिख रहा है बॉन्ड वो हाइड्रोजन से एक्चुअल में अटैच हुआ होगा बेटा। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, सबको ये बात पता, हर बच्चा इसको निकाल ले जाएगा। 3 और 5 इनके आंसर्स होंगे। जरा चेक कर लीजिए भैया आंसर इसमें कौन सा करेक्ट होगा। ढूंढे जरा इसमें 3 5 कोई दिया गया? हाँ साहब 3 5 देखिए आ गया, ये 3 और 5 होंगे। 9वां सवाल था। आइए अगले क्वेश्चन पे जरा हम लोग चलते हैं, 10वें सवाल पे भैया। 10वां क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहे द स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड्स एमंग द फॉलोइंग आर। पहली चीज तो आप जान लें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मतलब कहने क्या हुआ कि अगर कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, चिलेशन हो रहा है, विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिलेशन होता है या किलेशन होता है, जो भी आप बोलना चाहें। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को घटाता है। ध्यान दें क्यों घटाता है? क्योंकि चिलेशन होने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप एक्वायर्ड कर लेता है। स्फेरिकल शेप एक्वायर्ड करने से मॉलिक्यूल का जो वोलाटाइल प्रॉपर्टी है, यानी सरफेस एरिया कम हो जाता है और वोलाटाइल प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है। वोलाटाइल प्रॉपर्टी बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट उसका घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इतना घट जाता है कि वह स्टीम के साथ उड़ने लगता है, भाप के साथ उड़ना शुरू कर देता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग स्टीम वोलाटाइल कहते हैं बेटा। स्टीम वोलाटाइल कौन कौन होंगे? जिन जिन में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा होगा। ये देखना, यहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा होगा। स्पष्ट कैसे बन रहा होगा आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर ले रहे हैं भैया, ऐसे इस स्ट्रक्चर को देखिए बना दे रहे हैं। यहां पर ये है OH हुआ, निगेटिव यहां पॉजिटिव, ये N
O, ये निगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब यहां देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। स्पष्ट? ये चिलेशन हुआ। चिलेशन किसे कहते हैं? जब बॉन्डिंग के द्वारा रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, तो एक्स्ट्रा रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू चिलेशन इज नोन एज, ड्यू टू चिलेशन, अगर चिलेशन की वजह से एक्स्ट्रा रिंग फॉर्मेशन हो जाए तो इसी को, या एक्स्ट्रा रिंग फॉर्मेशन अगर साइक्लिक रिंग बन जाए, अगर साइक्लिक रिंग बनता है चिलेशन की वजह से, तो उसी को हम लोग चिलेशन कहते हैं। यहां लिख दे रहे हैं, चिलेशन किसे कहते हैं भैया? साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू बॉन्डिंग, इसी को कहा जाता है चिलेशन। एक्स्ट्रा रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग चाहे कोवलेंट हो और चाहे कोऑर्डिनेट हो और चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसी को कहा जाता है चिलेशन, जब रिंग बन जाए बेटा बॉन्डिंग की वजह से। ये सब अभी कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। ऐसे यहां पर भी देखिए बन रहा होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल ए और बी यही चिलेशन कॉज कर रहे हैं, यही दोनों स्टीम वोलाटाइल होंगे। तो इसमें देखिए ए एंड बी ओनली निकल करके आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल। कौन मॉलिक्यूल इसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? तो मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल, ये देखिए ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सी है, Cl 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 Cl। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 4 Cl से बॉन्ड बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन यहां है। ऐसे ही CO2 है, इसके भी देखिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर 2 इधर, दोनों बॉन्ड बनाए, 2 और 2 इधर 4 थे और 4 बॉन्ड बना रखे, 4 गुना कितना हुआ? 8। तो हमारा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला मॉलिक्यूल है ए का देखिए हो जाएगा क्या? 4। ठीक है। कह रहे मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये देखना इनकम्प्लीट वाले हैं। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 थे, 3 से बॉन्ड बनाए 6 और ये भी 6 हुए, तो बी का हो जाएगा भैया सेकंड। कह रहे मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल। यहां देखना जरा, ऑड का मतलब हुआ इसमें सिंगलेट इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये n है, O 1 2 3 4 और ये 5, देखिए पेयर हुआ, ये सिंगलेट इलेक्ट्रॉन है। आप गिनना चाहें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हैं। नाइट्रोजन के होते हैं 5 और ऑक्सीजन के होते हैं 6, और 6 5 कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर का हो गया। ऐसे NO2 का केस आप देख सकते हैं, ये है O, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए सिंगलेट इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आप गिनना चाहें तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में होते 5, 6 6 12 और 5 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, इसमें क्या रहा करें? मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी रख रहे हैं और प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी हैं। तो इसके लिए पहला वाला करेक्ट होगा भैया। मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, आप एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले के देखिए थर्ड बच रहा है, यही निकल के आ जाएगा। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। H2SO4 है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने हो गए? 6 थे, 6 से बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 दुना कितना हो जाएगा? यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में है। और ऐसे ही PCl5 है, Cl Cl Cl, इधर Cl नीचे Cl, यहां पे कितने आउटर मोस्ट शेल में? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए ना, यानी एक्सपेंशन हुआ होगा, तो इसी को कहा जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो डी वाले का मैचिंग किससे होगा? थर्ड वाले से होगा। ओके, अब आप इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहले का 4 कोई दिया है? पहला ही दिया है, ठीक है। दूसरे का सेकंड बिल्कुल करेक्ट, तीसरे का थर्ड
बिल्कुल करेक्ट। ठीक, और चौथे का नहीं, तीसरे का फर्स्ट होगा, सी का, हाँ ठीक फर्स्ट है। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए भैया? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लीजिए, देख लीजिए भाई, मैचिंग वाले सवाल हम मैच करा दिए हैं, यहां पे ऑप्शन आपको ढूंढना है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भाई। क्वेश्चन जरा पढ़िए, 12 नंबर। कह रहे 2 मोल ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 500 ग्राम वाटर में इनको डिजॉल्व किया गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज। 12वां सवाल है। पहले तो आप ये जान लें कि बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है बेटा Kb इंटू मोलरिटी के होता है। ठीक है, Kb कितना दिया गया भाई? ये दिया गया है Kb 0.52। ठीक है, और मोलरिटी को आप जरा यहां खोल लीजिए। एक मिनट, मोलरिटी को जरा आप यहां खोल लीजिए। एक सेकंड, कहां पर लगा है ये? ठीक, मोलरिटी को आप खोल लीजिए बेटा। ठीक, मोलरिटी को खोल लीजिए। मोलरिटी जब आप खोलेंगे तो हो जाएगा W1, पूरा हम Kb यहां लिख दे रहे हैं, Kb इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अब आप यहां करेंगे क्या? Kb दिया है 0.52, W1 कितना दिए हैं? अच्छा, W1 हमें देखिए नहीं दिए हैं, तो हम यहां पर इसको W1 के टर्म में नहीं लिखेंगे बेटा, ये होगा मोल टोटल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब आप यहां टोटल मोल निकालेंगे तो देखिए लिखा गया 2 मोल ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज, तो हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मोल। ठीक है, ये हो जाएगा 0.52 इंटू हो जाएगा 4, ये हो गया 1000 अपॉन W2 कितना लिया गया भैया? यहां पर कितने ग्राम डाला जा रहा है? 500 ग्राम वाटर में डाला जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें तो 500 दूना कितना हो जाएगा? 1000, 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 दूना 16 और 8 पंचे 40 और 1 41, ये आ जाएगा 4.16 डेल्टा टीवी निकल करके आएगा। चाहे उसको डिग्री कहें, चाहे जो बोलें केल्विन कहें, बात एक है। ठीक है, हमें क्या बताना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है TB0 प्लस डेल्टा टीवी। TB0 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस, तो वाटर का हो जाएगा 300, कितना लिखा जाएगा? 273.15 होता है, तो 273 में अगर आप 100 जोड़ देंगे तो 373.15 केल्विन हुआ, और प्लस हो जाएगा 4.16, ये आ जाएगा 377.3 केल्विन। सामने आपके है सवाल, देख लीजिए, फटाफट एकदम सॉल्व कर डालिए। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इसको जोड़ लीजिएगा। 15 दूनी 30, 377.3 के, क्योंकि 73 था, 477 हो जाएगा। स्पष्ट? आइए जरा 13th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। 13वें सवाल में जरा देखें। कह रहे द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स, ये जरा ध्यान दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक, ये बड़ा प्यारा सवाल है।
कौन सा नंबर का सवाल है? 13 नंबर का सवाल। ठीक, पढ़िए जरा। कह रहे हैं द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स सिग्मा sp3 और सिग्मा sp3 p बॉन्ड्स इन इट इज। अब जरा ध्यान दें, अगर हम पहले कंपाउंड को पकड़ें ए वाले को, तो यहां कार्बन है, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H। ये जो कार्बन ऑर्बिटल अपना रख रहा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज रख रहा होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज रख रहा होगा। ठीक है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज रख रहा है तो यहां देखना ये जो ऑर्बिटल है H का वो S है, तो यहां पर जो सारे बॉन्ड होंगे वो sp3 और S हाइब्रिडाइज बन रहे होंगे। ये sp3 ऑर्बिटल है, सारे ऑर्बिटल इसके मिक्स हो गए होंगे ना बेटा, और इसका S ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग हो रही है तो sp3s, और यहां पर क्या है sp3s। ये भी बॉन्ड सब कौन से बन रहे होंगे? सिग्मा वाले। ठीक है, जरा सेकंड वाले में आ जाए हम लोग, बी वाले में। यहां जरा देखना, ये है कार्बन H, H, CO, H और ये हो गया H। अगर आप यहां देखें, अच्छा यहां पे कार्बन कार्बन में क्या है? sp3 सिग्मा बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन sp3s बन रहे हैं, तो इसमें क्या है? sp3s है और sp3 और sp3 है। हमको क्या बताना है? sp3 सिग्मा और sp3 और p बताना है। ध्यान रखिएगा, इसमें sp3 है, sp3 और s है H के साथ। इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में sp3 और sp2 की ओवरलैपिंग हो रही होगी। यहां पर जो ऑर्बिटल है वो sp3 है और यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp2 है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा sp3 और sp2 के बीच का बन रहा होगा, और यहां पर जो बन रहा होगा वो sp3 और s के बीच का। तो ये भी गलत, मतलब अलग हो जाएगा, हमारे सवाल से मैच नहीं कर रहा है। सी वाले में जरा आ जाए भैया, सी वाले केस में यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है H, ये है H, ये है H, ये है H, ये है H और ये है Cl। अब अगर आप यहां गौर से देखें बेटा, ठीक है, यहां देखना तो बड़ा मोटा चल रहा है भाई, इसी वाले से बना दें। ये sp3 है, ये sp3 है और बॉन्ड सिग्मा का बन रहे हैं, ये तो फुलफिल हो रहा है हमारा क्राइटेरिया। इसमें देखना ये sp3 है और ये p ऑर्बिटल है, ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। sp3s तो सब में है, उसकी बात ही वो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं sp3p ओवरलैपिंग किसमें पाया जा रहा होगा, किसमें बॉन्ड बन रहा होगा। तो इसमें देखिए सी वाले में, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई चौथा वाला भी देख लिया जाए, तो चौथा भी देख लीजिए। डी वाले में CH है ना, CH हुआ, Cl हुए। अच्छा पूरा इसको ऐसे बना दें जैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है, HCl Cl Cl। क्लियर? अब यहां जरा देखना ध्यान से, यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है ये sp3 और p का हो रहा है, और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp3 और s का हो रहा है। बॉन्ड तो सिग्मा बन रहे हैं, इसमें sp3p तो है, लेकिन C और C के मध्य sp3 वाला सिग्मा बॉन्ड नहीं है। वो कह रहा है कि किसमें sp3 वाले सिग्मा बॉन्ड हैं और प्लस sp3 और p वाले। इसमें जो दोनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है वो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके सामने पूरा सवाल का एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं बेटा। आइए 14th नंबर क्वेश्चन पर जरा आ जाएं। 14th नंबर क्वेश्चन देखें जरा। कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये होता है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रश्न किसके होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है,
या कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन के होता है, और यही पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज अपान साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन के। मतलब कैटायन की साइज छोटी और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी। कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखें, इन सब में कैल्शियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, यानी कैटायन कांस्टेंट है, कैटायन की साइज कांस्टेंट है। साइज किसकी चेंज हो रही बेटा? एनायन की। ओके, तो जब आप एनायन की साइज देख रहे होंगे तो फुल्लाइड से कोलाइड, कोलाइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड। जैसे जैसे एनायन की साइज बढ़ती जा रही होगी वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा होगा, यानी ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया, सवाल नंबर 15 पढ़िए। कह रहे लिक्विड ए, ठीक है, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 350 एंड 750 mm ऑफ mercury at the same temperature. If XA and XB are the mole fraction of A and B in the solution, while YA and YB are the mole fraction of A and B in the vapor phase. हमने आपको जब पढ़ाया था बेटा, तो पढ़ाते समय डाइल्यूट सोल्यूशन वाले में एक अलग से फार्मूला आपको लिखवाया था, आप याद करिए। थोड़ा इसको पतला ज्यादा चल रहा, इसको ले लेते हैं, इसका नंबर जरा कम करें भैया। ठीक, इतना मोटा कहाँ चल रहा भैया? ठीक, आप सही चल रहा। वहां फार्मूला हमने आपको बताया था वाई ए अपान वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट अपान पी बी नॉट इंटू एक्स ए अपान क्या था? एक्स बी के। बड़े बड़े फार्मूले, आप बड़े बड़े सवाल इसी फार्मूले से आप सॉल्व करते थे, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा वाई ए अपान वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट। देखिए कितना दिया गया है, पी ए नॉट दिए हैं 350 और ये कितना दिए हैं? 750। ये हो गया एक्स ए अपान एक्स बी। अब अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर, तो हमारा जो ये 350 अपान 750 है, ये वैल्यू 1 से क्या है? कम है। तो अगर ये वैल्यू 1 से कम है, समझिएगा बात जरा ध्यान से, तो सीधे सीधे जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा ये हो जाएगा भैया वाई ए अपान वाई बी। वाई ए अपान वाई बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन, सीधे सीधे हो जाएगा एक्स ए अपान एक्स बी के। ढूंढिए जरा इसमें ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 से कम हुआ, ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1 हो गया ना बेटा। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 हो गया तो पूरा वाई अपान वाई बी का जो फंक्शन आएगा वो एक्स अपान एक्स बी से कम निकल करके आएगा। इस रेशियो की जो वैल्यू होगी इसके रेशियो से कम निकल करके आएगा। जरा ढूंढिए इसमें कहीं वाई ए अपान वाई बी इज लेस देन एक्स ए अपान एक्स बी है? यस, वाई अपान वाई बी इज लेस देन एक्स ए अपान एक्स बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, 16वें सवाल पर। कह रहे द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl एंड 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl विल बी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आसान सवाल है ये। सबको ये बात पता है कि M1V1 इक्वल टू M2V2 के, ये फार्मूला होता है जब मिलिकुलेंट बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, सेम सोल्यूशन में सेम सोल्यूशन मिलाए जा रहे हैं, तो मिलिकुलेंट हमारे क्या होंगे? जुड़ करके फाइनल सोल्यूशन के मिलिकुलेंट के बराबर होंगे, यानी फार्मूला ये नहीं लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा? M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2 के। M1 कितना दिया गया भैया? ये देखना 0.5। V1 कितना दिया गया है?
750। M2 कितना दिया गया है? 2 मोलर। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 250। ये M हो जाएगा, यहां हो जाएगा 750 प्लस 250। क्लियर? यहां से जब आप M निकालोगे तो 0.875 मोलर आएगा। दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, खाली जोड़ करके इनको डिवाइड कर देना। स्पष्ट? इससे आसान सवाल कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहे मैच द लिस्ट 1 and 2। फर्स्ट और 2 लिस्ट को हमें क्या करना भैया? मैच कराना है। अब जरा ध्यान से देखें, यहां दिए हैं साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां देखिए साई ए माइनस साई बी, वेव फंक्शन यहां घट रहे हैं। घटते कब हैं? जब सब्सट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्ड कौन से बनते हैं? बॉन्ड की बजाय आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग कौन सी होती है? बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होती है कि एंटी बॉन्डिंग? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से बनते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो निगेटिव अगर होता तो यहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जरा देखिएगा, ए का कौन सा निकल के आएगा? ये थर्ड हो जाएगा भैया, ए का। ठीक है, यहां देखें म्यू दिए हैं Q इंटू आर के। आर क्या है? चार्ज सेपरेशन। और Q क्या है? पॉइंट चार्ज। दो एलिमेंट अगर डेफिनेट डिस्टेंस पर क्लोजली रखे जाते हैं तो उनके बीच का दूरी और दोनों के एक मैग्नीट्यूड का चार्ज, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता? डाइपोल मोमेंट। तो यहां देखिए इसका बी का ऑप्शन निकल मैच करेगा फर्स्ट। सी जरा देखें, NB माइनस NA अपॉन 2 के। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 के। इससे क्या निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर। सी के देखिए निकल करके आ गया फोर्थ। और ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो रहा होगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रमोट कर रहे होंगे। आप उसमें चेक कर लीजिए आंसर कौन सा निकल कर आ रहा होगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का ये वाला ऑप्शन सी निकल करके आ जाएगा। चेक कर लीजिए भैया। स्पष्ट? क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए भाई। बंद कर दिया करो। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3 इज। ध्यान दीजिए जरा, उसको थोड़ा ऊपर करें बेटा। ठीक है, ये है BF3 और ये है CF4। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो पढ़ाते समय हमने आपको इस बात को बताया था कि यहां पर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है और CF4 में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फ्लोरीन है ये 1s2 2s2 2p5 p में अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बोरान के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करेगा। अब अगर आप बोरान का कॉन्फ़िगरेशन देख लें, 5 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक कूद करके p में चला जाएगा। ये s का हुआ, ये p का हुआ। देखिए एक s का हुआ और p के 2 डब्बे हो गए खाली। ठीक है, अब यहां देखना बोरान के पास क्या है? पूरा एक डब्बा खाली है। तो अगर हम इसका फिगर बनाएं ऐसे, देखें जरा इधर, ये हुआ B का और ये हुआ F का। F के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं और बोरान के पास एक डब्बा खाली है। तो यहां करता क्या है? ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके खाली डब्बे में भर देता है। क्यों ऐसा होता? क्योंकि ऑर्बिटल पास होते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं। ये हो गया 2p, ये हुआ 2p। तो यहां पर क्या है?
2p ओवरलैपिंग पाई जा रही है, पाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो 2p ओवरलैपिंग हो रहा है ये एक्चुअल में p पाई हो रहे होंगे बेटा, p पाई। स्पष्ट ही बातें। तो p पाई जो बॉन्डिंग है ये किस में पाया जा रहा है? BF3 के केस बेटा। ये देखिए पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये F हैं, ये F हैं, ये F हैं। यहां देखना, ऐसे 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 ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर। स्पष्ट? इसका मतलब ये क्या है? ये सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों रख रहा है, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। स्पष्ट? जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? सिग्मा कैरेक्टर, नहीं सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर, एक बॉन्ड सिर्फ यहां पर है। और BF3 के B और F के केस में डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर डबल बॉन्ड होगा यहां पर तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। वही बात तो यहां पर कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि BF3 के केस में B और F का जो बॉन्ड है वो 446 किलो जूल है, और CF4 में C और F का जो बॉन्ड है वो 515 किलो जूल है। तो जाहिर सी बात इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ये किस वजह से हो रहा है बेटा? कारण देखिए, कह रहे हैं सिग्निफिकेंट p पाई इंटरेक्शन बिटवीन B एंड F इन BF3, whereas there is no possibility of such interaction between carbon and fullerene in CF4। स्पष्ट? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यही सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो BF3 में B और F के मध्य डबल बॉन्ड है, p पाई ओवरलैपिंग की वजह से, 2p ओवरलैपिंग की वजह से, उसी को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये चीज CF के केस में नहीं है। CF के केस में क्यों नहीं? क्योंकि उसके कार्बन का ऑर्बिटल वो पूरा भरा हुआ है बेटा। अगर आप कार्बन का देखें तो कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2। अब यहां देखिए ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन यहां भागते हैं, ये हुआ s और इसी के साथ है 2p। देखिए 1 2 3 और ये 4, चारों फुल्लिन से जब आप ओवरलैपिंग करा दोगे, देखिए इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए। क्या CF4 के कार्बन के सेंट्रल एटम के पास खाली डब्बा है, वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं साहब। इसलिए ये p पाई ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। यहां पर बोरान के पास देखिए खाली डब्बा था, इसलिए इसका सेंट्रल एटम एसेसरी एटम फुल्लिन के भरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ले रहा है। ओके, क्लियर? आइए 19th नंबर क्वेश्चन में बेटा, 19वें सवाल में कह रहे हैं गिव बिलो R2 स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट नीचे दिए जा रहे हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं सिंस फुल्लरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो बात सत्य है कि फुल्लरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होती है। कह रहे द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। तो याद रखें, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3 होता है, ना कि NF3 इज ग्रेटर देन NH3। गलत। क्यों? आप चेक कर लीजिए, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर हुआ, ये H है, ये H है और ये H है। अगर आप इसमें डाइपोल मोमेंट देखें तो N और H में इलेक्ट्रोनिटी किसकी ज्यादा है? H की। ये देखना, इधर पोलरिटी गई, इधर पोलरिटी गई, इसकी एक रिजल्टेंट पोलरिटी निकल करके आया। ये जो डाइपोल देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड डाइपोल है, बॉन्ड की वजह से डाइपोल, और 3 बॉन्ड डाइपोल की एक रिजल्टेंट वैल्यू निकल करके आया, दैट इज कॉल्ड μ1। अब यहां देखिए सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ वाले डाइपोल को कहा जाता है एटॉमिक डाइपोल, या इसी को एक और नाम हम देते हैं ऑर्बिटल डाइपोल। एटॉमिक डाइपोल या ऑर्बिटल डाइपोल। और यहां पर देखिए एटॉमिक और ऑर्बिटल डाइपोल दोनों एक डायरेक्शन में हैं। तो यहां जब आप म्यू निकालोगे
तो ये होगा μ1 प्लस μ2। जबकि NF3 के केस में अगर आप देखें तो यहां पर जब आप देखेंगे बेटा, ये है N, ये लोन पेयर हुआ, ये F, ये F, ये F, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो N और F में इलेक्ट्रिसिटी किसकी ज्यादा है? F की। देखिए इधर गए, नीचे गए, ये भी नीचे गए, इनका देखिए रिजल्टेंट नीचे निकल करके आ रहा है, ठीक है। ये हो गया μ1। और सेंट्रल एटम और लोन पेयर में, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जाएगा एटॉमिक डाइपोल या कह सकते हैं ऑर्बिटल डाइपोल, ये हो गया μ2। दोनों देखिए μ1 और μ2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन पूरा कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। तो यहां पर जब आप म्यू निकालोगे तो होगा μ1 माइनस μ2। अब आप खुद बताइए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो गलत हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों नहीं है, दोनों क्या हैं? सेम डायरेक्शन में है बेटा। ओके, तो हमारे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, तो इसका मतलब स्टेटमेंट पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जरा भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा भैया? ये 19 था। 20 नंबर सवाल पे आ जाए भाई। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, प्यारा क्वेश्चन है 20वां सवाल, अच्छा सवाल है और इस सवाल पे आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। संभव है कि सवाल आ सकता है अगर डाइपोल मोमेंट पे वो क्वेश्चन बनाते हैं तो। कह रहे हैं अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट 1.2 dB। कह रहे हैं इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम देन फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम इज। प्रत्येक एटम पर फ्रैक्शनल चार्ज कितना निकल करके आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए HCl ही है या HBr ही है या HI ही है। क्लियर? तो इस पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं फ्रैक्शनल चार्ज कितना निकल कर आ रहा होगा, कितना कितना आ रहा होगा। तो खैर हम लोग सबसे पहला काम करें कि इसका पहले हम लोग चार्ज निकालें कि पार्शियल चार्ज आ कितना रहा है। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला पढ़ते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी के, डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है। यहां पर हमें निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन डी के। डी मतलब दोनों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं इनडायरेक्ट आप। म्यू देखिए कितना दिया गया है, 1.2 dB दिया गया है और डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो हम दोनों को पहले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। स्पष्ट? और दूसरा, क्योंकि हमारा देखिए आंसर किसमें बताना हमको, ESU में बताना। देखिए यहाँ ESU, इसलिए हम ESU में ले आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम को हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की। ये तो सबको पता है, इसको क्या लिखना, इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं जगह फालतू फर्जिन खा रहा है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखिए क्या हो गया यहाँ से, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU निकला। अब ये जो निकल करके आया है, ये हमारा पार्शियल चार्ज आया, यानी चार्ज आया है, जो चार्ज जनरेट हुए हैं, पार्शियल चार्ज। अब हमें फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है, तो याद रखें फ्रैक्शनल चार्ज इक्वल टू होता है पार्शियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज। पार्शियल चार्ज कितना दिया गया है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, और नीचे आप 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10
ESU से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यही तो होता है ना यूनिट चार्ज से हम डिवाइड करते तभी तो पता चलेगा ना फ्रैक्शन कितना निकल करके आया, कितना फ्रैक्शन। तो आ जाएगा 12 चौक 48 1/4, या कह सकते हैं 0.25 ESU। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब निकालेंगे तो इसको कह सकते हैं हम 2.5 इंटू 10 की पावर -1, 2.5 इंटू 10 की पावर -1। तो देखिए 2.5 इंटू 10 की पावर -1 कोई है ऑप्शन? 10 की पावर -1 यहां दिए हैं, हमें ये वाली वैल्यू ढूंढनी है, तो 2.5 पे देखिए सी वाला है करेक्ट। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एमंग N2O2 एंड O2 माइनस, N2O2 एंड O2 माइनस। पहले तो आप ये जान ले इसका होता है 14। सबको ये बात बताया गया था कि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था, 15 वाले का 2.5 होता था, 16 वाले का 2.0 होता था, 17 वाले का 1.5 होता था। 14 से जब आप नीचे आएंगे 13 वाले का 2.5, 12 वाले का 2.0। याद करिए ऐसे ही 14, 13, 12 इधर 0.5 घटता जाता था, उधर 0.5 घटता जाएगा। हमारे पास देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। देखिए 16 वाले का कितना था 2 और 17 वाले कितना था 1.5, तो हो जाएगा 2.0 1.5। सवाल में हमसे क्या पूछा गया भैया? कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? बॉन्ड लेंथ के। जाहिर सी बात है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसमें आंसर जो करेक्ट होगा वो N2 का सबसे ज्यादा, O2 का उससे कम, O2 माइनस का सबसे कम। इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। स्पष्ट? 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस आयन इज। तो O2 माइनस आयन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना निकल के आ जाएगा? 1.5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कैसा हो जाएगा भैया? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, पहला ऑप्शन। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, पूरा खींच लीजिएगा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमें 45 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करने, इसलिए थोड़ा सा बेटा हम हल्का सा चीजों को आगे लेते हुए चलेंगे। और ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको पढ़ाते समय। 23वां क्वेश्चन देखें जरा भैया। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्स ओनली 1 d ऑर्बिटल। तो अगर आप PCl5 में देखें तो sp3d, इसमें अगर आप देखें तो sp3d2। क्यों? यहां देखिए एक लोन पेयर है और 5 बॉन्डेड एटम है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 लोन पेयर है, sp3d2 यहां पर भी निकल करके आएगा भैया। यहां अगर आप देखेंगे तो sp3d3, इसमें 3 d मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इसमें 2 d ऑर्बिटल हैं और इसमें 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें कितने हैं? एक हाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन पे आ जाए भैया, सवाल नंबर 24 पर। कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज या आर करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से के संबंध में कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? अब जरा ध्यान दे, पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बिल्कुल करेक्ट है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? अगर हाइड्रोजन N से लगा हो, हाइड्रोजन F से लगा हो, हाइड्रोजन O से लगा हो कोवेलेंटली, तो अगले वाले
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब ये जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है भैया, ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा जरा देखें, कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट ऑन इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। गलत, इंट्रामॉलिक्यूलर इसमें होता है, तो बी स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एचएफ में, तो एचएफ में इंट्रा नहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, तो बी और सी तो ये गलत हो गए भैया। डी देखें, कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। आपको पीछे बताया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस स्टेट में सबसे कम निकल करके आते हैं। तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर भी अगर आप देखें, कह रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे अमोनिया क्या है, लीनियर पॉलीमेरिक फेज में पाया जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF have zigzag structure due to hydrogen bonding. Water have tetrahedral cage-like structure due to hydrogen bonding. क्लस्टर के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल देता है। जैसे H2O है, उसी बिरादरी का H2S है, H2S गैस, जबकि H2O क्या है, लिक्विड है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी बदल जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ई भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। इसका मतलब कि ए, डी और ई तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ जरा चलें भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहे द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है भैया इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन, कौन सा एनर्जी, एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्ट्रक्चर एनर्जी होती है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है और जो लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है, यही कहलाता है भैया, दोनों का जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। ये स्टेटमेंट है। क्लियर बात, आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया भी गया है, हमारी बुकलेट में भी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये इसी को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर। 26 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं CrCl3.XNH3, CrCl3.XNH3 मॉलिक्यूल है। कह रहे हैं एग्जिस्ट इन एज ए कॉम्प्लेक्स 0.1 मोलल इट्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसका कितना मोलल ले रहे हैं भैया, 0.1 मोलल ले रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं शोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना शो कर रहे हैं भैया, 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड, अज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, द कॉम्प्लेक्स विल बी। अब जरा ध्यान दें, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, या ये कॉम्प्लेक्स होगा, या ये कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप चारों कॉम्प्लेक्स को देखें ध्यान से, तो इसको जब आप आयोनाइज कराओगे ना बेटा, तो 3 Cl बाहर हो जाएंगे। इसका I कितना निकल के आया, 4। अगर आप इसको आयोनाइज कराओगे
प्लस इसका आई कितना निकल के आ गया 2। इसका आई अगर आप देखेंगे तो इसका आई आ जाएगा 3, क्योंकि इसको जब आप एनालाइज कराओगे, देखिए ऐसे एनालाइज होगा, इसका आई निकल करके आ गया 3, एक आयन ये 2 आयन ये। इनका अगर आप आई निकालेंगे तो इसका आई निकल के आएगा 1, क्योंकि आयनाइज नहीं होगा। यानी इनडायरेक्ट अगर हमें आई पता चल जाए, 1/2 फैक्टर पता चल जाए, तो हम बता ले जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स कौन सा रहा होगा। क्लियर? और फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट के दिए हैं ना, सवाल किसका है, 25-26 नंबर क्वेश्चन है, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट वाले के केस में दिए हैं। तो ये हो जाएगा, सवाल लगा लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू क्या हो जाएगा, मोलरिटी के। जरा बताइए यहां पर हमें डेल्टा टी एफ कितना दिए बेटा, 0.558, आई हमें निकालना है, और के एफ कितना दिए हैं 1.86, मोलरिटी कितनी है 0.1। तो जब आप यहां आई निकालोगे तो हो जाएगा 0.558 अपॉन 0.186, तो 18 दूनी 32, सॉरी 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 निकल करके आएगा, 54.8, यानी ये 3 निकल करके आ रहा होगा बेटा आई। आप डिवाइड करेंगे 3 निकल के आएगा। अगर आप नियरेस्ट नंबर ला रहे हैं तो भी आप 3 ही मान लीजिएगा। अब आप यहां देखिए, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, यही सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट निकल करके आ रहा होगा। स्पष्ट ही बातें। आइए जरा 27 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 27 नंबर सवाल में देखें दे रहे हैं 10⁻⁻4 मोलर NaCl, ये पहला है, 10⁻⁻4 मोलर यूरिया, ये दूसरा हुआ, 10⁻⁻3 मोलर NaCl, ये तीसरा हुआ, और 10⁻⁻2 मोलर NaCl, ये चौथा हुआ। ठीक है, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका है, चौथे वाले का। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें सबसे ज्यादा निकल करके आ रहे होंगे, क्योंकि आनाज तो सब बराबर हो रहे होंगे, ये और ये, तो सबसे ज्यादा CP क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी N इंटू आई पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर आई इन दोनों का 2 हुआ, 2 हुए, इसका तो 1 होगा, इसका 2, इसका 2, तो जब आप N इंटू आई निकालोगे तो सबसे ज्यादा किसका निकल करके आ जाएगा बेटा, 4th का होगा। उससे कम किसका आएगा भैया, 3rd वाले का। उससे कम किसका निकल के आएगा, 1st वाले का। और सबसे कम किसका निकल करके आएगा, 2nd का निकल करके आएगा, क्योंकि इनका जब आप N इंटू आई निकालोगे ना, इसका हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 2, इसका हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 1, इसका होगा 10⁻⁻3 इंटू 2, इसका हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 2। स्पष्ट? तो चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन देखिए कौन सा निकल करके आ रहा है बेटा, ये 2nd, 1st, 3rd, 4th, 2nd, 1st, 3rd, 4th, पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भाई। कह रहे हैं आल दो, यद्यपि कि साइनाइड आयन और कौन है भैया, N2, ये मॉलिक्यूल है, ये CN है और ये N2 है, दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने बनाए गए हैं बेटा। अब यहां देखना, यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल में पोलरिटी है, और यहां पर क्या है, पोलरिटी एब्सेंट है। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती नॉन पोलर मॉलिक्यूल से।
सवाल में क्या कह रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी तो तीनों में देखिए लगभग ऑलमोस्ट हो सकता है सेम हो, क्योंकि इनकी 3 बॉन्ड है, इनकी भी 3 बॉन्ड है। सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, 28 नंबर पढ़िए। कह रहे हैं कि आल्दो साइनाइड एंड N2 मॉलिक्यूल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बराबर हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बराबर कैसे हैं भाई, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास 6, 7 6 13 और 1 14, यानी 1 + 6 + 7 निकल कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी देखिए 7 + 7 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगला पॉइंट इसमें कह रहे हैं, ठीक है, इज इट केमिकली इनर्ट बिकॉज, अच्छा करें, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों में जो N2 मॉलिक्यूल है ये केमिकली इनर्ट नेचर का होता है। केमिकली इनर्ट नेचर के पीछे कारण क्या है जरा ध्यान दें। पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं, कह रहे प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, गलत। कह रहे लो बॉन्ड एनर्जी, ये भी गलत। एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, इसमें बॉन्ड पोलरिटी नहीं पाई जा रही है, जबकि इसमें बॉन्ड पोलरिटी पाई जा रही है, इसलिए रिएक्टिव है। और ये कैसा है, इनर्ट नेचर का है। इसमें कह रहे अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कोई रीजन नहीं होता है इनर्टनेस का। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन, 28 का सी। आइए 29 की तरफ चलें। कह रहे डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 CHCl3 CH4R, CCl4 CH4 ये रेगुलर और सिमेट्रिक हैं, इनका म्यू क्या हो जाएगा बेटा 0, दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। और यहां पर CHCl3 क्या है, डिस्टार्टेड शेप, यानी मॉलिक्यूल इनका कैसा होगा अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हैं तो कभी भी इनका डाइपोल मोमेंट 0 निकलकर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट। चेक कर लीजिए भैया, इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, CH4 CCl4 का बराबर, CHCl3 के सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा आ जाए भाई, ये 30 नंबर क्वेश्चन भाई। कह रहे लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, तो याद रखें लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया, चार्ज अपॉन साइज ऑफ आयंस के। साइज जितने कम होगा आयनों का, लैटिस एनर्जी उतने ज्यादा होगा। तो जरा बताइए ये सिर्फ ये डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज ऑन द आयन और साइज ऑफ द आयन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पैकिंग ऑफ आयंस ओनली, तो सिर्फ पैकिंग ऑफ आयंस पे ही नहीं डिपेंड करता, इस पर भी डिपेंड करता है। वो कह रहा ओनली पैकिंग ऑफ आयन, तो पैकिंग ऑफ आयन ओनली पैकिंग पे करता है, लेकिन सिर्फ पैकिंग पर नहीं करता। कह रहे साइज ऑफ द आयन ओनली, ये भी गलत। चार्ज ऑन द आयन ओनली, ये भी गलत। ठीक है बात, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। 31 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन, CH4 मोल ऑफ कार्बन हो गया 1, मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन या परसेंट बाई मोल ऑफ कार्बन निकालें तो मोल ऑफ कार्बन अपान क्या हो जाएगा, टोटल मोल। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो कार्बन का मोल कितना है 1 और टोटल मोल कितना है 4 और 1 5, इनटू क्या हो जाएगा 100, निकल कितना आया 20% बाई मोल। और मोल परसेंट अगर आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन आप इनटू 100 कर दें आप, तो भी मोल परसेंट आ जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 20%, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 के बाद 32 32 नंबर सवाल देखें, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल पढ़िए। कह रहे 5 मोल ऑफ Ab2, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें।
5 मोल ऑफ Ab2, वेट 125 इंटू 10 to the power minus 3 किलोग्राम, एंड 10 मोल ऑफ A2B2, वेट 300 इंटू 10 to the power minus 3 किलोग्राम. The molar mass of A and molar mass of B in kilogram per mole will be. तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं काम, सबको ये बात पता है कि मोल इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास. ठीक है, या बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं यहां पर कि अगर हम ए के मोल निकालते हैं तो मास ऑफ ए अपान मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा. तो मोलर मास ऑफ Ab2 अगर हम निकालें तो हो जाएगा भैया इसका, तो ये हो जाएगा मास Ab2 का कितना दिया गया, 125 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम. ठीक है, अपान कितना हो जाएगा भैया, मोल इसका 5 दिए हैं. ठीक है, तो निकल करके आ जाएगा 25 25 125. हम इसको ऐसा करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं. जब ग्राम में हम लोग बदलेंगे बेटा तो 1000 से यहां क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो सीधे हो जाएगा 25. ऐसे ही जब हम यहां पर मोल ऑफ A2B2 निकालेंगे तो हो जाएगा मास ऑफ A2B2 अपान मोलर मास ऑफ A2B2. मोल इक्वल टू होता मास अपान मोलर मास. तो जब हम मोलर मास निकालेंगे A2B2 का तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3, ग्राम में बदल ले रहे हैं. अपान हो जाएगा इसका मोल कितना दिया गया भैया 10, ये निकल करके आ जाएगा 30. हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस 2B, ये जो MAB2 है ना मोलर वेट AB2 का, इसमें एटॉमिक वेट ऑफ A है और 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B है, इक्वल टू किसके आ जाएगा 25 के. ठीक है, और इनको जब आप निकालेंगे A2B2 का तो 2 मोल ऑफ A और 2 मोल ऑफ B, जब दोनों जोड़ोगे तो इसका मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा, 30 के. ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2. इस टाइप के सवाल नीट में 2016 में पूछे गए हैं. अब यहां जरा देखना भैया, हम इनको काट रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कटा, ये हो जाएगा A इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5. ठीक है, A इक्वल टू निकला 5. अब इस 5 की वैल्यू को ले आ करके अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो 2A प्लस 2B इक्वल टू 30, तो 2 इंटू 5 प्लस 2B इक्वल टू 30. तो यहां से जब आप B निकालोगे तो 10 घटाओगे 20, 2 से डिवाइड करिए हो जाएगा 10. तो अब हमें क्या निकालना था, A का किलोग्राम में निकालना था. ये ग्राम में आप निकालें तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम, और ये हो जाएगा B का 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम. तो 2 आंसर हमारे पास भैया आ गया. एक आया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम, दूसरा आया है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम. ठीक है, तो इसमें देखिए ढूंढिए कोई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम और ये है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम. ये देखिए ऊपर ही दे दिया गया किलोग्राम पर मोल. तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी. चेक कर लीजिएगा, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ भाई. 33 नंबर सवाल देखें, 33rd नंबर क्वेश्चन कह रहे चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग. तो CCl4 बेटा अपने रेगुलर शेप और ज्योमेट्री में है. ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं. म्यू इक्वल टू इसका क्या निकल के आएगा, 0. CO2 का केस अगर आप देखें तो बॉन्ड तो इसका पोलर है. देखिए C से O की तरफ पोलरिटी, C से O की तरफ पोलरिटी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो μ1 माइनस μ2 निकल के क्या आ जाएगा, 0. मॉलिक्यूल भी कैसा हुआ,
नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। ठीक है, यहां जरा देखना, ये भी नॉन पोलर हुए भैया। अगर आप ऐसे देख लें, ये हुआ sp2, ये हुआ sp2, जो पोलरिटी इनकी वही पोलरिटी इनकी, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? जीरो। म्यू इसका क्या हो गया? जीरो। यहां पर अगर आप देखेंगे H है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, इसका जो मॉलिक्यूल होगा ये डिस्टार्टेड शेप होगा। अगर मॉलिक्यूल डिस्टार्टेड शेप होगा तो ये अनसिमेट्रिकल होंगे, म्यू इक्वल टू जीरो। क्यों डिस्टार्टेड होगा? क्योंकि इस कार्बन के साथ सारे एटम आइडेंटिकल नहीं लगे हैं, नॉन आइडेंटिकल एटम लगे हुए हैं बेटा। क्लियर? 34 नंबर सवाल पे जरा आ जाए। कह रहे द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल विल बी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो ये है ClF3 है, और कौन है भैया? PF3 है, और कौन है? BF3 है। अगर ClF3 का केस आप देखें तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्डेड हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा निकल के आएगा? sp3d। अगर sp3d निकल करके आता है इसका टी शेप स्ट्रक्चर बनता है बेटा। ये हो गया F, ये हो गया F, यहां 87.5 डिग्री बॉन्ड एंगल निकल करके आता है 87 के आसपास। अगर आप PF3 के केस में देखें तो एक लोन पेयर है, यहां F, यहां F, यहां F, यहां बॉन्ड एंगल जो निकल के आता है लगभग ये 100 डिग्री के आसपास, 97 डिग्री के आसपास निकल करके आता है। और अगर आप BF3 का केस देखें, यहां F, यहां F, हाइब्रिडेशन यहां sp3 होगा, वैसे तो पिरामिडल शेप निकल करके आता है, इसका हो जाएगा sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होगा। यहां बॉन्ड एंगल कितना आ जाएंगे? 120 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखें 87 से ज्यादा 100, 100 से ज्यादा 120, यानी कि जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा। चेक कर लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होंगे। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन में आ जाए भैया, सवाल नंबर 35। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। तो अगर आप यहां देखें तो ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, तो हमारे स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहां अगर आप देखें तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है। अभी जस्ट NO को हमने एक्सप्लेन किया बेटा, इसी वीडियो में पीछे है सवाल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसको भी अभी वहीं पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें ऑप्शन देखिए डी ही करेक्ट हो जाएगा, जो हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। यहां पर देखिए ए भी एक्सपेंडेड है, ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फुलफिल कर रहा है। ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का है। इसमें देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कौन ऑप्शन या कौन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रख रहा है और साथ में एक्सपेंडेड ऑक्टेट रख रहा है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 36 नंबर सवाल पे आ जाए भैया, अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन पर कह रहे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर इज। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर इनटू एक्स ऑफ ऑक्सीजन। कितनी संख्या होगी इसको आप कर लें, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 16 इक्वल टू मोल ऑफ H2O इनटू हो जाएगा इसका 1। और ऑक्सीजन का मास कितना दिया गया भैया? मास इसका पूछ रहे हैं, और इसके जगह पर हम मोल कितना दिया गया इसका? 3.6 दिया गया है। ठीक है,
तो सीधे हो जाएगा भैया मास ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा 16 इंटू 3.6, ये आ जाएगा 57.6 ग्राम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। चेक कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ शुगर, द अमाउंट ऑफ शुगर C12H22O11 required to prepare 2 liter of its 0.1 molar aqueous solution। प्यारा सवाल है। मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। हम किस में लेके चल रहे बेटा? ml में। स्पष्ट। मोलरिटी कितना दिए हैं भैया इसका? 0.1 मोलर। ठीक है। वेट कितना दिए हैं इसका? पूछ रहे हैं। ये हो जाएगा 1000 और मॉलिक्यूलर वेट जो इसका हो जाएगा 342 आता है। C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है और वॉल्यूम इसका दे रहे हैं 2000 ml, चाहे कहें 2 लीटर चाहे कहें 2000 ml, बात तो एक ही है। यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो वेट जो निकल करके आएगा भैया जरा चेक करिएगा, ये हो जाएगा 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तियां 6, 68.4 ग्राम आंसर आएगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे जरा आए भैया। 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहे साहब 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सोल्यूशन एंड मोलरिटी। तो सबसे पहले तो हम मोल्स निकालेंगे NaOH का। हम इसको मान ले रहे हैं N1 और मोल्स ऑफ H2O को मान ले रहे हैं N2। ठीक है। तो हम सबसे पहले N1 निकाल रहे हैं। कितना दिया गया है? 8 ग्राम। मोलर मास 40 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, 0.2 मोल निकल करके आ गया। और इनका जब हम N2 निकालेंगे बेटा तो इसका कितना दिया गया? 18 ग्राम। मोलर मास 18 निकल कितना आ गया? 1.0। ठीक है। यहां पर अगर हम टोटल मोल निकाल लें तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें NaOH का, हम उसको x1 मान ले रहे हैं NaOH का, ये हो जाएगा भैया 0.2 अपॉन 1.2। ये तो निकल करके आएगा, कितना निकल करके आया भैया? 1/6। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.167। ठीक है। ये निकल करके आ जाएगा भैया। ठीक है। और यहीं पर अगर हम मोल फ्रैक्शन x2 निकालें तो अगर हम इसको 1.6 ही मान लें, चलिए 0.16 ही मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.16, 0.84 के आसपास आ जाएगा। अगर हम इसको 0.17 मानेंगे तो 0.83 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि जो दूसरे का मोल फ्रैक्शन होता है एक में से आप घटा के निकालते हो। ठीक है। यहां पर एक आंसर तो हमारा आ गया भैया 0.167। तो 0.167 देखिए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। अब हमें मोलरिटी निकालनी होगी। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? 1000 x1 अपॉन m2 x2। ये हो जाएगा 1000 इंटू x1 हो जाएगा 0.17 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m2 का 18 सॉल्वेंट का, ये हो जाएगा 0.83। तो जब आप यहां सॉल्व करोगे तो 11.11 निकल करके आएगा। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखें। 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं ए सोल्यूशन ऑफ 2 मिसविल लिक्विड्स शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ विल बी। ध्यान दें, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मीन्स वेपर प्रेशर ऑब्जर्व इज लेस देन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड।
तो अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम है कैलकुलेटेड से, ध्यान दीजिएगा, अगर राउल्ट्स लॉ के फॉलो करता तो वे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर दोनों बराबर आते हैं। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑब्जर्व, वो ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। मतलब कहने क्या है भैया कि अगर वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ढूंढिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर घटा हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ा हुआ है। इसमें चारों में ढूंढिए घटा वेपर प्रेशर किसका है और बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। इसमें देखिए इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, तो यहां दोनों डिक्रीज दे दिए हैं। यहां डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर एंड इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, डी। 40 नंबर सवाल देखें जरा, पढ़िए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर ड्यूरिंग ए सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एट 298 केल्विन इफ CO2 exerts a partial pressure of 0.835 bar, then X millimole of CO2 would dissolve in 0.9 liter of water. The value of X is nearest to, X की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास हेनरी लॉ के लिए जो फार्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और सबको बताया गया है कि जब हम गैस का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें हम गैस के मोल लेते हैं और सॉल्वेंट के मोल लेते हैं। क्लियर, इसमें हम गैस के मोल्स जोड़ते नहीं हैं। स्पष्ट। अब जरा यहां देखना भैया, अगर हमसे पूछा जाए कि सॉल्वेंट का मोल कितना होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया गया है, सॉल्वेंट का 0.9 लीटर दे दिया गया है। तो 0.9 लीटर को हम पहले इसके मास में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो जो उसका वॉल्यूम होगा वही उसका मास निकल करके आ जाएगा। तो 0.9 लीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.9 इंटू 1000 अपान इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। तो अब अगर हम इसमें निकालें ले आकर के लगाएं बेटा, तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो इसका जो मोल निकल करके आएगा ये हो जाएगा 900 बटे कितना हो जाएगा, 18। तो 900 बटे 18 का मतलब कि 9 दूना 18, 100 और 100 2, ये निकल के आ जाएगा 50 मोल। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा भैया ये 50। क्लियर। अब जरा ध्यान दें, पार्शियल प्रेशर इसका दिया गया है, कितना दिया गया है सवाल में जरा पढ़ लीजिए, 0.835, 0.835। KH की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, ये 1.67 इंटू 10 की पावर 3, और इसके जगह पर हम रख देंगे मोल्स ऑफ गैस अपान सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 50। तो जब आप यहां से मोल्स ऑफ गैस निकालोगे तो ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, निकल के आएगा 0.025। ठीक है। मिली मोल का फार्मूला सबको पता है, मिली मोल इक्वल टू होता है मोल इंटू 1000। मोल है भैया 0.025, ये हो जाएगा 1000, निकल के कितना मिली मोल आएगा, 25। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, समझ लीजिए भैया। 41 नंबर क्वेश्चन देखें। 41 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे द इनकरेक्ट पास्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर। इनकरेक्ट पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट पास्टुलेट्स। क्लियर। आपके एनसीईआरटी के किताब में पेज नंबर 16 पर डाल्टन्स लॉ दिया गया है, और हमारे बुकलेट में पेज नंबर 10 पर डाल्टन्स लॉ दिया गया है, वहां पढ़िएगा, और वहीं से स्टेटमेंट को हम लोग देखने चल रहे हैं। इसमें कह रहे साहब कौन इसमें इनकरेक्ट है, बात समझिएगा जरा ध्यान से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे
तो पहला कहने से आप एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग एलिमेंट का अगर आप मास लेंगे तो उसका अलग अलग अगर आप एलिमेंट लेंगे तो उसका मास अलग अलग होगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, नो साहब नो, इनडिविजुअल एटम से बने होते हैं। तो ये भैया गलत है। कह रहा गलत, बताओ कौन कौन गलत है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। क्लियर बात। तो अगर आप देखें तो फिक्स्ड रेशियो में ये मिल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। हमसे कह रहा इनकरेक्ट वाला बताओ। कह रहे ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, दिए गए एलिमेंट के एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट नहीं होगी, सबकी सेम होगी बेटा। तो यहां अगर सेम होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। डिफरेंट दिए स्टेटमेंट, इसलिए क्या हो गया ये गलत। तो डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ई वाले पे करें साहब, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। तो डाल्टन ने बताया था कि एटम्स जब रीऑर्गेनाइज होते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ए बी और सी डी से मिल रिएक्शन कर रहे हैं, इधर देखना, जैसे ए बी और सी डी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ए निकल करके सी के पास और बी निकल करके डी के पास, देखिए ये बन जाएगा ए डी, ये बन जाएगा सी बी। तो एटम क्या किए, रीऑर्गेनाइज ही तो कर रहे हैं अपने आप को, तभी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट इनका सही है। इसमें गलत कौन सा होगा, बी गलत होगा और डी गलत होंगे। इसमें ढूंढिए कौन कौन गलत है भैया। बी डी है कोई ओनली, हाँ ये है, बी और डी गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाए 42 नंबर पे भैया। कह रहे व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर pressure of the solvent decreases by 10 mm of mercury. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What would be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm? समझिए जरा ध्यान से। P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगर हम इसी को रख दें क्या, डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट इक्वल टू अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। यानी कि वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अगर डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1 करें हम तो हो जाएगा x ऑफ सॉल्यूट डैश अपॉन x ऑफ सॉल्यूट, या बल्कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसको डैश ले लें, इसको डेल्टा पी कर लें, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब जरा यहां देखना, पहले जो प्रेशर में चेंज दे रहे थे वो कितने एमएम का दे रहे थे, 10 एमएम का था प्रेशर में चेंज, ये हुआ 10। बाद में जो चेंज दे रहे हैं वो कितने एमएम का दे रहे हैं, 20 एमएम का, 20 एमएम का। पहले मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया था भैया इसका, 0.2, ये था 0.2। बाद में मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, बाद में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो हमसे 0.4 नहीं हमें बताना है, क्योंकि हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं बताना है। किसका बताना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। ये हो जाएगा भैया, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो 0.6 निकल करके आएगा। क्लियर। सवाल में कह रहे हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ मर्करी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2. व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm ऑफ मर्करी। तो एक बार क्या था, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 रखा गया तब वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट 10 mm का आया। उन्होंने कहा साहब अगर हम 20 mm का डिक्रीमेंट करें तो उसके लिए हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना लेना पड़ेगा, तो हमें पहले सॉल्यूट से निकालना होगा, सॉल्वेंट को बताना होगा। वही काम हमने यहां पर किया। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, इसी इक्वेशन से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आए भैया।
अगला क्वेश्चन कौन सा? 43rd नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25% इज नियरेस्ट टू। तो सबको ये बात पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सबको फार्मूला पता है, ठीक है, ये सबको फार्मूला पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहीं पर हम आपको एक और फार्मूला आपको बताए थे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू N1 अपॉन क्या होता था? N2 के। और यहां पर जब आप रखोगे तो होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 के, जहां पर N1 क्या है? सॉल्यूट के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट, और N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम इस फार्मूले से लगाएंगे तो हमें N1 अपान N1 प्लस N2 करना पड़ेगा, और अगर हम इस फार्मूले से जाएंगे तो N1 अपान N2। ये पूरा हम डिराइव किए हैं बेटा। ये फार्मूला दोनों बिल्कुल एकदम सेम है, सेम टू सेम। अगर आपके यहाँ दिक्कत आती है हमसे तुरंत मिलिए, हम डिराइव करके पूरा दिखा देंगे इसको। क्लियर? अब जरा यहाँ देखना, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू होगा W1 अपान M1 इंटू M2 अपान क्या हो जाएगा? W2। स्पष्ट? अब जरा यहाँ देखिए, हमसे सवाल में क्या कहा गया है? कह रहे हैं साहब वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो रहा है भैया? कह रहे मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। तो अगर 25% डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो यहाँ बचेगा कितना? 75। ये हो जाएगा 100 माइनस 75। अगर 25% रिड्यूस हुआ तो 75 बचा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपान हो जाएगा 75 इक्वल टू W1 अपान हो जाएगा 60। यहाँ पर मल्टीप्लिकेट सॉल्वेंट होगा 18, और सॉल्वेंट कितने में लिया गया? 1000 में। ठीक है, ये हो जाएगा 25 या 75 1/3 इक्वल टू वेट अपान 60 इंटू इसको काटोगे ये आएगा 55.55। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपान 55.55। इसको काट दीजिए 30 से, 30 दूना 60, तो जो वेट निकल करके आएगा यूरिया का ये होगा 55.55 इंटू 2, ये आएगा 111 ग्राम। इसमें ऑप्शन देखिए कोई मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, आपके सामने सारा फार्मूला है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखें भैया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच विल बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। आप जरा ध्यान दें भैया, यहां पर अगर आप देखें तो ये 1 मोलर ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। ठीक है, हम N इंटू आई को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप N इंटू आई को कंपेयर करोगे तो पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखें जोगेंद्र, ऐसे सवालों को ना जैसे 2 हैं इन्हीं के नीचे से लगा दूं तो ज़्यादा सही रहता है, एक तरफ किनारे लगा लीजिए। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। N इंटू आई ये हो गया। इस वाले केस में देखिए 1 इंटू 2 हुआ, इस वाले देखिए 1 इंटू 2 हुआ इसका, और इसका अगर आप देखें तो 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक इसमें होगा। तो ये तो पहला तो आइसोटोनिक हो गया। दूसरे में जरा आ जाइए, यहाँ देखना 1 हुआ और आई इसका कितना है 3, यहाँ देखा 1.5
आई कितना हुआ इसका 2, देखिए दोनों का 3 3, ये भी आइसोटॉनिक हो जाएगा। यहाँ देखना 1.5 इंटू 3 और 1 4, तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, इसका 6 आ जाएगा। यहाँ देखना इसका भी 2 इंटू, ठीक है, ये होगा Na2SO4 होगा, ये गलत देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया बेटा, ये Na2SO4 होगा तो 3 होगा, तो हो जाएगा कितना निकल के आ जाएगा इसका 6, इसका भी 6 आया। यहाँ जरा देखना 2.5 इंटू 2, इसका हो जाएगा 1 इंटू 6, 6 का है, 3 2 5 होगा, इसमें आएंगे 5 आएंगे, इसका भी 5 आया, इसका भी 5 आया, इसका मतलब सारे इसमें आइसोटॉनिक है बेटा। ABCD इसमें आप आंसर जो करेक्ट होगा ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सारे इसमें आइसोटॉनिक। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, 45 नंबर में। अब जरा सवाल देखें ध्यान से, कह रहे हैं रेजोनेंस इन कार्बोनेट इज, ये देखिए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, यहाँ पर इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कार्बोनेट आयन के। ये जो चार्ज है डीलोकलाइज कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। इसमें कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू होगा। पहला कह रहे हैं इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाई सम फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो अगर कोई मान लीजिए रेजोनेंस कर रहा है तो फिजिकल और केमिकल मेथड से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअली। कह रहे ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ पर कोई ये अगर आप देखें कोई यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला साइन नहीं लगाया जाता, रेजोनेंस के दोनों तरफ डबल हेडेड एरो बनाया जाता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। कारण क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि किसी का वैल्यू ज्यादा होता है, किसी की वैल्यू कम, नहीं कोई ज्यादा फ्रैक्शन कोई कम फ्रैक्शन। अगर आप यहाँ देखें किसी का स्टेबिलिटी ज्यादा किसी की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला केस नहीं चलता। ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया भी गया। तो स्टेटमेंट देखिए ये गलत है, ये गलत है। सी वाले में क्या करें, कह रहे साहब कार्बोनेट हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज टू से रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द एबव 3 स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल करेक्ट है, जो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है वो तीनों का हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। डी वाले केस में कर साहब ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, गलत। इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता, किसी का टाइम ज्यादा किसी का टाइम कम हो सकता है, कारण क्योंकि स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है बेटा। ये सब मिसकॉन्सेप्शन से आप सोचे कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं ये। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ही स्टेटमेंट इसमें सही है। क्लियर। तो अगर आप देखें 45 के 45 क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान थे। इनमें 3 टॉपिक आपके मिक्स थे। कौन कौन से टॉपिक मिक्स थे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, डाइल्यूट सॉल्यूशन का टॉपिक और मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक। 10-10 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट और डाइल्यूट सॉल्यूशन से थे और ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन लगभग इसमें केमिकल बॉन्डिंग से थे। आप गिन लीजिएगा, इसमें सब बिल्कुल गिन करके पेपर सेट किया गया था बेटा। ओके, तो कोशिश करिएगा कि अगले टेस्ट में आपके नंबर्स अच्छे आएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।